गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में एल्कोहल, फिनॉल व ईथर का जो अध्याय बच्चों हमने चालू किया था, आज वह अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आज हम इस अध्याय से अंतिम कालांश लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत आज की जो हेडिंग लगाएंगे, ईथर के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम लगाएंगे बेंजीन रिंग की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार होगा ईथर में, इस बात की बच्चों हम चर्चा करेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होंगी, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार सब्स्टिट्यूशन करेगा एरोमेटिक ईथर में, इस बात की हम व्याख्या करेंगे। सामान्यतः हम उदाहरण लेते हैं एनिसॉल का। एरोमेटिक ईथर में सबसे अच्छा उदाहरण एनिसॉल का है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एनिसॉल है। इसमें यदि इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इसके किसी भी पोजीशन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है। वहां उसकी इस कोशिश में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वह सब्स्टिट्यूट कर देता है और ऑर्थो और पैरा के हाइड्रोजन को हटाकर ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वह कहां होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। पहला प्रश्न बच्चों यह बनता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वह ऑर्थो पैरा पर ही क्यों हुई है, मेटा पर क्यों नहीं हुई? ठीक है ना, पहला प्रश्न बनता है। इस बात की व्याख्या हमने बच्चों पिछले दो टॉपिक जो पढ़ाए हैं हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में, हेलोएरीन्स और फिनॉल्स, दोनों में एक साथ बात बताई थी। इसमें भी वो बात रिपीट करें जिससे आपका जो टॉपिक है वो सॉलिड हो जाए। ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ ढकेलता है। क्या चाहता है? यह इलेक्ट्रॉन को, चूंकि इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ ढकेलता है और जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, हमारा जो फेमस इलेक्ट्रोफाइल है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वो तुरंत वहां जाके अटैक करेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे हुआ। हम जानते हैं इसमें रेजोनेंस की बात ऐसे भी आ सकता है कि रेजोनेंस कैसे होता है एनिसॉल में। ये क्या है बेटा? ये एनिसॉल है। एनिसॉल या कह सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। होगा क्या? पहले हमारा जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, एल्कोक्सी ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और बेंजीन में बढ़िया सा रेजोनेंस होता है। यह अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ ढकेलता है। यह अपने इलेक्ट्रॉन यहां ढकेलना चाहता है, ये इसको आगे बढ़ा देगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। होगा क्या? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां इस कार्बन पर पॉजिटिव आया। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसे बंध बना लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। इस ऑक्सीजन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है नहीं, इसने CH3 और था इसमें OCH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ेगा और फिर यहां जाकर रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, तो यहां प्लस चार्ज आएगा, ऊपर माइनस है तो प्लस और माइनस में बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर की स्थिति तो वही की वही है। यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएगा और आगे जाकर जहां एरो है वह माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां माइनस और यहां प्लस आने के कारण यहां बॉन्ड बन जाएगा। ये माइनस आ गया यहां पे और डबल बॉन्ड O प्लस CH3।
अगले स्टेप में क्या होगा, जब यह इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग पर घूम आएगा, वापस ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा और पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, पहले जैसी। लेकिन बॉन्ड बदल गया बेटा, है ना। इस रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, फिनॉल में, सॉरी एनिसोल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी आती है, स्टेबिलिटी आती है। जब हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, एक तो यहां बढ़ी हुई है, यह ऑर्थो पोजीशन है, एक यहां बढ़ी हुई है, यह पैरा पोजीशन है, और एक यहां बढ़ी हुई है, यह ऑर्थो पोजीशन है। अगर हम देखें फिनॉल में जब रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस होने, सॉरी फिनॉल ना कहें बच्चों, एनिसोल, एनिसोल में जब रेजोनेंस हुआ, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो तीन स्ट्रक्चर थे, इन तीन स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, अर्थात नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, सर्किल से हमने बनाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहीं जाके अटैक करेगा क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, वह चाहता है कहीं हमें नेगेटिव सेंटर मिल जाए जहां आके हम अटैक करके जुड़ जाएं। तो यहाँ नेगेटिव सेंटर हमें दिख रहा है, इस नेगेटिव सेंटर पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इसी नेगेटिव सेंटर से हाइड्रोजन को हटाकर रिप्लेस करके वहां जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और हमारा प्रोडक्ट भी ऑर्थो और पैरा डेरिवेटेड से ही बनेगा। इस बात को आप समझ चुके हैं। प्रश्न आता है कि एनिसोल या एरोमेटिक ईथर इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज, या हम कहें एनिसोल जो होता है वह एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज होती है, कंपाउंड होता है। ऐसा क्यों होता है? आपका आंसर होगा इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण हमारा इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशनों पर अटैक करेगा और यहां जो सब्स्टिट्यूट होगा तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बनाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गई होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, इस बात की हमें थोड़ी सी व्याख्या कर लें हल्की सी, कि जब इलेक्ट्रोफाइल है वह बेंजीन रिंग में कैसे अटैक करेगा। OCH3 ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हम ये जान चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आता है। ठीक है नहीं, अभी मैं ऑर्थो को बता दे रहा हूं कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल आया, इसने इस पे अटैक किया ऑर्थो पोजीशन पर, और ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके यह यहां आके जुड़ गया। ये O है, CH3 है, और यहां हम जानते हैं प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन भी होते हैं। यहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो था इस ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ गया, और चूंकि यहां जुड़ा तो यहां नेगेटिव के कारण यहां पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड बना लिया और प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी इसका मैंने तोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल ने यहां आके अटैक किया और यहां अटैक करके वो जुड़ गया। जब ये स्थिति हुई बच्चों, तो बेंजीन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो इसका मूल गुण है, इसकी एरोमेटिसिटी बदल गई, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो गड़बड़ हो गए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, वह पाई इलेक्ट्रॉनों में गड़बड़ी आ गई, अर्थात इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर था वह बिगड़ने लगा। और बेंजीन यह चाहता नहीं है, बेंजीन का मुख्य गुण एरोमेटिक कैरेक्टर्स होता है। जैसे हम आपसे बात करें कि सचिन तेंदुलकर है, कोई ऐसी घटना हो जिससे उसकी, पुराना खिलाड़ी था, नया विराट कोहली भी ले सकते हैं, कोई ऐसी भी घटना हो जिससे उसकी बल्लेबाजी बिगड़े, वो इस बात को बिल्कुल नहीं चाहे क्योंकि उसका मुख्य गुण क्या है? बल्लेबाजी करना। बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेंजीन का जो मुख्य गुण है बच्चों वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स है। इस पाई बॉन्ड के टूटने से इसका जो एरोमेटिक गुण था, जो एरोमेटिसिटी थी, वो डिस्टर्ब हो गई। बेंजीन ये चाहता नहीं है सामान्यतः, ये स्टेबिलिटी चाहता है, एरोमेटिक कैरेक्टर चाहता है। तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, कहेगा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जा, मैं तो H से अपना इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट हो जाऊंगा, या इस H को रिलीज कर देगा यहां से, या इस H को रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेकर यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आसानी से कर देगा। तो यह इसकी मैकेनिज्म हो गई बच्चों, है ना।
ये इसकी मैकेनिज्म हो गई है कि अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया, पैरा पर भी कर सकता है, ऑर्थो पे अटैक किया, इस अटैकिंग रिएजेंट्स के कारण इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। उसको कायम रखने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन फिर वापस ले लिया और वापस लेकर ऐसी स्थिति में आ गया कि प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना, इन दोनों को नोट करो, फिर इसकी रिएक्शंस बताते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। अब प्रश्न पढ़ते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होगी। कॉमन लिख दे रहा हूं मैं, एक एनिसोल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, एनिसोल का एग्जांपल ले रहे हैं, OCH3 का। क्या है ये? एनिसोल, या इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। एनिसोल या मिथाइल फिनाइल ईथर हम इसको लिख सकते हैं। इसकी कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा Br2 से लिखा, और ये किस में है? Br2 एसिटिक एसिड में है, एसिटिक एसिड में है। बेटा ये जो मीडियम आएगा, यह मीडियम इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा बच्चों? मीडियम का काम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है, वह इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वह होता है Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन। इसका इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव होता है। अभी हम सब कॉमन लिख दें, फिर आपको बताते हैं क्या होने वाला है। और लिखा हमने एनहाइड्रस AlCl3, और यह रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी इसका इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइसल्फाइड जनरेट करेगा। यही लिख दे रहा हूं ना, एनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड रहेगा जनरेट करने वाला। जुड़ेगा कौन? अटैकिंग रिएजेंट कौन सा रहेगा? CH3Cl, एल्काइल हैलाइड। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह CH3 होगा। कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल? मिथाइल होगा, है ना, मिथाइल कार्बोकैटायन होगा। यही रिएक्शन यदि हम, कंडीशन वही की वही है, एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा और CH3COCl, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा बच्चों CH3CO रहेगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, है ना। एक और रिएक्शन लिखेंगे बच्चों हम, वह रिएक्शन हमारी होगी कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है नहीं, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वह NO2 रहेगा प्लस। ये तो हमने पढ़ी हुई है बच्चों, H2SO4 इसे प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा, नाइट्रोजन पर जाकर ऐड हो जाएगा, H2O निकाल देगा और H2O निकालने के बाद NO2 प्लस बनाएगा। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल हम जैसे कि बता चुके हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेंगे और वहां जाकर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे, जिसको ही हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे। क्या होगा भाई? इसका इलेक्ट्रोफाइल एनिसोल पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। एक Br ऑर्थो पे और एक Br कहां जाएगा? पैरा पे। नाम क्या होगा आपको लिख लेना बच्चों, बता देता हूं मौखिक। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। दूसरा देखें, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वह है मिथाइल। तो नाम तो आपको समझ में आ रहे हैं कि नाम किसका क्या होगा। सिंपल एनिसोल अभी यहां पे है तो इसका नाम होगा ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और पैरा मिथाइल एनिसोल। क्या होगा? ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल। बेस एनिसोल अभी यहां हुई CH3, यहां COCH3 आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है और ये OCH3 था ना, OCH3 और यहां COCH3, OCH3 और यहां आ गया COCH3। अब यहां बच्चों जब प्रायोरिटी आती है, जब जो मेन ग्रुप होता है वह कीटोन ज्यादा मेन होता है ईथर से,
अब ये हो जाएगा, इसका नाम होगा एसीटोफिनॉन। क्या नाम होगा? एसीटोफिनॉन। लेकिन यहां पे ये और जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमिथाइल एसीटोफिनॉन, मिथॉक्सी, सॉरी, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। क्या नाम होगा? ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनॉन और पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन इसके नाम हो जाएंगे। एक रिएक्शन ये भी है बच्चों, ये ना इसमें क्या होगा, OCH3 में सब्स्टिट्यूशन NO2 का होगा और ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिक्सचर मिलेगा। कुछ बातें बच्चों इसके बारे में हम और जान लें। अब यहां आ जाए, थोड़ा आपको दिखेगा अच्छे से, कुछ बातें और भी जान लें हम इसके बारे में। इसके बारे में तो नॉर्मल बता दिया कि ये जो मीडियम है, सभी मीडियम जो हैं वह इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, ये बात हम जान चुके हैं। जितने भी मीडियम दिख रहे हैं, यह मीडियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में मदद करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, ये जो पैरा आइसोमर है, जो पी आइसोमर है, कौन सा वाला, जो पैरा आइसोमर है, वह मेजर होगा। यह भी प्रश्न आता है। क्या क्या फैक्ट की बात कर रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हो रही हैं, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में जो पैरा आइसोमर है वह मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, ऑर्थो सब प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, कम बनेगा। ऐसा क्यों, यह प्रश्न भी आता है बच्चों, है ना, ये फैक्ट की बात कर रहा हूं। यह मेजर क्यों, इन सब में ये वाले मेजर क्यों? इसका बच्चों सबसे सिंपल आंसर है, ये कम मेजर इसलिए है, पहले इस कम की बात कर लें, क्योंकि इसमें OCH3 और जो सब्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रोफाइल है वह पास पास हैं, इनमें कोई एडिशनल बॉन्डिंग भी नहीं है। अभी तक हमने कईयों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, इनमें ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। यहां भी मिथाइल का हाइड्रोजन नाइट्रो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, जबकि हाइड्रोजन है इनका, चूंकि ये दोनों ग्रुप पास पास हैं, जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा और रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप हैं, अगर उनमें कोई एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनमें रिपल्सन होगा और हिंड्रेंस भी रहेगा पास पास होने के कारण, जिससे यह कम अमाउंट में बनेगा। इसके विपरीत पैरा की बात करें, अब उससे अपोजिट बात हो गई, दूर दूर है, पहली बात तो दूर दूर हो गए, दूसरी बात दूर दूर होने के कारण रिपल्सन कम होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात बच्चों, यह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का है, मैक्सिमम दूरी पर है और एक सिमेट्री बन रही है ऊपर और नीचे। सिमेट्री बनने के कारण इसकी पैकिंग अच्छी होगी। जब बॉयल करेंगे तो मॉलिक्यूल को बॉयल करने के लिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा, तो ये भी ज्यादा मात्रा में बनेगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दूर दूर होने के कारण रिपल्सन कम है, अर्थात स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसके कारण यह आइसोमर आपका ज्यादा मात्रा में बनेगा। अच्छा, इसकी बात करें, तीसरा फैक्ट, ये जो दो रिएक्शन है, ये वाली, ये और यह रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन प्रश्न आएगा राइट द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिसोल, ठीक है, नहीं, इन क्लोरोबेंजीन भी आ सकता है आपका, तो वो भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट नाम लिखा आएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप से हुआ है। यह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और यह फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। इस रिएक्शन को बच्चों नाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। तो नाम भी याद रखना है, इसको हेलोजनेशन कहते हैं, हेलोजनेशन ऑफ एनिसोल या ब्रोमिनेशन हो गया। इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल, और इसको नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रीकरण। एनिसोल का क्या हुआ है? एनिसोल का यहाँ पे नाइट्रीकरण हुआ है। मैं लिख भी दे रहा हूं, यह क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट, ये वाला एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको क्या बोलेंगे? ये जो रिएक्शन है यह कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इंपोर्टेंट रिएक्शन बच्चों, नेम रिएक्शंस में आता है ना, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
और यह है नाइट्रेशन और यह है हैलोजिनेशन। नोट करो इसको। चलिए, हमने बच्चों अभी तक जान लिया कि जो एनिसोल होता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होता है। क्या क्या बातें हमने जान ली बच्चों? इसका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एनिसोल का जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह इसमें इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आएगा या हमारा इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर आएगा, है ना। यानी कि हमने ये पहली बात जान ली, पहला फैक्ट जान लिया कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल जैसे हमने कहा Br2CH3COOH में हमारा इलेक्ट्रोफाइल था Br पॉजिटिव। इसको आपको याद रखना है ना, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही होना है। दूसरा, तीसरी बात करें हम, यदि हम लिखें एल्काइल हैलाइड और कार्बन डाइसल्फाइड में हमारा इलेक्ट्रोफाइल था मिथाइल ग्रुप, मिथाइल क्लोराइड दिया तो मिथाइल था। चौथा, यदि हम एसाइल हैलाइड ले रहे थे कार्बन डाइसल्फाइड, पूरा लिखें, अच्छा इसको यहां एक चीज और भी छूट गई है, AlCl3 इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। तो हमारा मिथाइल था, और अगर एसाइलेशन हो रहा था AlCl3 इन कार्बन डाइसल्फाइड में हमारा था COCH3, हमारा इलेक्ट्रोफाइल था। और जो नाइट्रेशन हुआ था, नाइट्रेशन में क्या था, HNO3 इन H2SO4 में हमारा इलेक्ट्रोफाइल था NO2 पॉजिटिव। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल पहचान ली। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। ये जो मीडियम है बच्चों, यह इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम करेंगे, यह भी आप जान चुके थे, ठीक है नहीं। अगली बात, जो पैरा आइसोमर है वह कैसा होगा, मेजर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेस रिपल्सन होगा और कम हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? इसका हिंड्रेंस भी कम होगा और इसका रिपल्सन भी कम होगा, और यह सिमिट्रिकल है, यह सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर का होने के कारण इसकी ये बात है। एक बात और बच्चों इसके मामले में फेमस है, जो तो हमने बता ही दी अभी। फेमस क्या है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसमें, दोनों की बात करके देखें, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है फिनॉल में, और एनिसोल में भी सब्स्टिट्यूशन होता है। इन दोनों की अगर हम तुलना करें, बॉन्ड बना दे बच्चों, है ना, बॉन्ड बना दे, इन दोनों की तुलना करें तो प्रश्न यह भी आता है किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का अमाउंट, मात्रा ज्यादा होती है। इसमें ज्यादा होता है, किसमें, इसमें अपेक्षाकृत, इसमें भी होता है बच्चों, कम होता है। प्रश्न आ जाए कि अगर एनिसोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मात्रा फिनॉल की अपेक्षा कम होती है, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अधिक होता है, क्यों? जबकि दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बच्चों हमने पढ़ा है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है। अर्थात जब फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा होगा, मैं एक ही बना रहा हूं अभी, तो रेजोनेंस होने के कारण यह डबल बॉन्ड बनाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेंगे। इसी क्रम में एनिसोल में भी होता है। एनिसोल में जब रेजोनेंस होता है तो यहां भी सेम स्थिति बनती है। अंतर क्या है बच्चों? पर अंतर क्या है? अंतर आप देखो तो सामने दिख भी रहा है, अंतर यहां है। अंतर कहां है बच्चों? यहां अंतर है। इसका यह मिथाइल ग्रुप आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन फिनॉल एक स्पेशल कैरेक्टर रखता था, हमने बताया था, एसिडिक नेचर का होता था। यह तुरंत अपना हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा देगा, और सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराने के कारण यह सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा।
अब कहानी आपकी चालू हो जाएगी। इसकी बच्चों मैंने स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फिनॉल में बताई है आपको। यह एक्स्ट्रा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल की रेजोनेंस की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप पीछे जाके रेजोनेंस ऑफ फिनॉल में देख सकते हैं, जब फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या रेजोनेंस बताया यहाँ पे आपने, ये देख सकते हैं। यह क्या होता है, यह एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। आप वहां जाके देख भी सकते हैं, यानी यहां ऐसा कोई फिनॉक्साइड आयन नहीं बन रहा था, इसमें फिनॉक्साइड आयन भी बनेगा जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा हमारे किसको, फिनॉक्साइड आयन हमारे, चूंकि ऑक्सीजन रहना ही चाहता है, इस क्रम में आएगा नॉर्मली, है ना। फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वह फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। ये फिनॉक्साइड आयन है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी हमारी बेंजीन रिंग को, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा समय तक अटैक कर पाएगा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। डायरेक्ट आंसर दें क्या होगा, इसके अम्लीय गुण के कारण इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वह स्टेबिलिटी इस एनिसॉल से ज्यादा होती है, जिससे कि ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा। कुछ बातें और भी बता दें बच्चों, क्योंकि रिएक्शन खत्म ही हो रहा है अब। जो हमारे ईथर होते हैं, जो ईथर होते हैं, ईथर के बहुत व्यापक उपयोग हैं बच्चों। इसके यूजेस, इसको थोड़ा नीचे मिटा दें, इसके उपयोग क्या हैं, प्रश्न यही भी आ जाता है कभी कभी। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें छोटे छोटे, ईथर का यूजेस क्या है, ईथर के उपयोग क्या है। पेन चेंज कर लें थोड़ा, ईथर के उपयोग क्या है, क्या उपयोग आया, किस यूज में आता है। क्योंकि यही क्यों पढ़ा बच्चों हमने, ये एक स्पेशल केमिकल है, इसका बहुत उपयोग होता है। पहले, अब इस बात का ये वाला एक यूज है, पहले यह इसका यूज होता था, पहले इसका यूज एनेस्थेटिक रिएजेंट के रूप में होता था। कब, पहले। अब तो 10 साल लगभग बंद हो गया है, इसके कुछ साइड इफेक्ट है इसलिए बंद कर दिया, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। पहले इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के बाद इसी का उपयोग निश्चेतक के रूप में आया था, एनेस्थेटिक रिएजेंट के रूप में इसको यूज करते थे। वर्तमान में इसका व्यापक यूज है बच्चों, किसके रूप में, यह एक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है भाई। किसके रूप में, सॉल्वेंट अर्थात विलायक के रूप में इसका व्यापक यूज होता है। यह बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। क्यों, क्वेश्चन वाई समझना है बच्चों, है ना। वाई, ऐसा क्यों होता है कि यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि यह न्यूट्रल नेचर का होता है। यह सामान्यतः रिएक्शन करता ही नहीं है, इनर्ट भी होता है। कैसा होता है बेटा, इनर्ट का है, न्यूट्रल ना कहें, कैसा कहें हम, इनर्ट का है। यह कैसा होता है, यह इनर्ट नेचर का होता है, आसानी से रिएक्शन करता ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनर्ट नेचर का होने के कारण इसका उपयोग सॉल्वेंट में, जिनको घोलेगा उनसे रिएक्शन नहीं करेगा, केवल मीडियम प्रोवाइड करा देगा। तो बहुत व्यापक उपयोग किया जाता है बच्चों ईथर का। डाईइथाइल ईथर उसमें जब सबसे ज्यादा फेमस है। इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है, क्योंकि यह कैसा होता है, यह इनर्ट नेचर का होता है। तीसरा, इसका उपयोग बच्चों, क्योंकि यहां निश्चेतक का काम था, इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भी पहले व्यापक होता था, अब नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए हैं, फ्रियोन्स आ गए हैं। इसका पहले उपयोग प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। कभी कभी फलों में लगा देते थे, और उन्हें प्रिजर्व करना है तो आसपास का माहौल, आसपास का जो एटमॉस्फेयर ठंडा लगता था, फल को डायरेक्ट इंपैक्ट भी नहीं करता, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं होती है। डाईइथाइल ईथर और इथाइल के डेरिवेटिव्स हैं, ज्यादातर उनमें स्मेल नहीं होती है, और बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे थे वो, तो डायरेक्ट लेने पर, तो इसलिए इनको फलों में या कुछ प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता था। उन पर लगा के इसको रख देते, जिससे वहां टेम्परेचर मेंटेन रहता था और वो खराब नहीं होते थे। इसका ये भी एक उपयोग था। चौथा हमने उपयोग देखा था बच्चों, जब हमने ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाया था, जब हमने ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाया था, वहां हमने देखा था ईथर का उपयोग देखा था, है ना। उसमें ईथर मीडियम का काम कर रहा था,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में मीडियम के रूप में, फिर वही मीडियम के रूप में, क्योंकि यह इनर्ट नेचर का था, ये आसपास मतलब उसको ऐसा ऐसा एक क्षेत्र प्रोवाइड करा देगा जहां कोई भी अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद अपने आप एल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम की रिएक्शन करके अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आवश्यकता पड़ी तो अपने इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करा देगा मैग्नीशियम को, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी दे सकता है जाए। तो यह इसके फेमस बच्चों उपयोग थे। मैं आशा कर रहा हूं एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो अध्याय हमने चालू किया था समाप्त होते होते आप सबको इससे संबंधित समस्त जानकारियां हो गई हैं। सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहिए, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं।